नमस्कार। कदम विकसित भारत की ओर में आपका स्वागत है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो जीवन के हर स्तर में, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, सामाजिक लेवल पे हो, पारिवारिक लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, हर में बदलाव देखा गया है और एक पॉजिटिव चेंज देखा गया है। आज हम बात करेंगे इन ऐसे ही कुछ योजनाओं के बारे में जिन्होंने बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। दो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं, डिजिटल इंडिया और कौशल विकास योजनाएं। दोनों ही योजनाओं को शुरू हुए वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत कुछ किया जाना है। क्या चुनौतियां हैं, क्या इनके फायदे हुए, इन तमाम विस्तार से हम बातचीत करेंगे इन दोनों योजनाओं के बारे में। और भी बहुत सारी बातें होंगी। आज इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं, मैं बता दूं दर्शकों, ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने इनका बहुत ही गंभीर और बहुत ही नज़दीक से सामाजिक सरोकार है। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हैं भोलानाथ जी, जो कि पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ कार्यक्रम में हैं सुबोध कुमार जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। दो महत्वाकांक्षी योजनाओं पे हम विशेष रूप से आज बात करेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज़ादी के बाद से धीरे धीरे समाज में बदलाव शुरू हुआ। जब विकसित भारत को की जब परिकल्पना की गई तो बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया। आपका क्या विचार है, ये योजनाएं कितनी हेल्पफुल होती हैं सकारात्मक बदलाव के दिशा में? देखिए, 2014 के बाद डिजिटल क्रांति आई इस देश में। एक तरह से कह सकते हैं कि क्रांति ही आई है जी। इस क्रांति के माध्यम से सरकार सबसे पहले जो सरकारी तंत्र था उस पे लगाम लगाने की बात आई और लगा भी। दूसरी जो जन कल्याणकारी योजना थी उसको सुचारू रूप से नीचे तक जाने का डिजिटल क्रांति के कारण हुआ। डिजिटलाइजेशन का जो दौर चला उसमें आया, किसानों के लिए भी आया। किसान आज समृद्ध हो रहा है, इसके पीछे भी डिजिटल का भी बहुत बड़ा योगदान है। सच अगर माना जाए तो 9 में डिजिटल की ओर बढ़ा भारत, लेकिन 9 से 14 तक के बीच में उस डिजिटल का जो कार्यक्रम था उसको शिथिल कर दिया गया। जो सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में, और उसी डिजिटल क्रांति के माध्यम से एक तरह से कहा जाए जैम यानी जाम कर दिया गया। JAM का मतलब है जनधन खाता, आधार से लिंक, और M का मतलब है मनी ट्रांसफ़र। ये जो ट्रांसफरेंसी डिजिटल क्रांति के कारण हुआ, उस परिवेश में भारत में अमूलभूत परिवर्तन दिखा। सबसे पहले सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार था, वो जनधन खाता के कारण भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई और डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिली। आधार लिंक होने से आप देखेंगे कि सामाजिक स्तर पे जो त्रुटियां थी, जो गलत ढंग से लाभार्थी बने हुए थे, उनका भी सॉर्ट आउट हुआ। ये डिजिटल क्रांति के माध्यम से ही हुआ। और जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र हुआ, जो आज यूपीआई कह सकते हैं, तो यूपीआई का जो दौर है, आज पूरे विश्व में 46% जो हक है मनी ट्रांसफ़र का, वो भारत एक बहुत बड़ा हब बना। तो ये डिजिटल क्रांति के माध्यम से ही आया इस देश में, और इसका अभूतपूर्व परिवर्तन भारत के नागरिकों को जो सुविधा हो या लाभ हो या जो भी जन कल्याणकारी योजना हुआ, उसका एक बहुत बड़ा आधार बना। भ्रष्टाचार भी रुका, किसानों का भी आमदनी दुगनी होने में डिजिटल क्रांति फ़ायदा हुआ। जो लाभकारी योजना, जो गरीब तबके के आदमी, जो समाज के सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति था, उनके ऊपर जो डायरेक्ट बेनिफिट आया, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ डिजिटल क्रांति के कारण, ये बहुत बड़ा अपने में संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा काम अगर हुआ है भारत के अंदर, तो ये 14 के बाद से ही शुरुआत हुआ, जिसका
पूरा लाभ भारत के नागरिकों को मिला। जी, पूरा लाभ भारत के नागरिकों को मिला। हम समझने की कोशिश करेंगे बुलाना जी आपसे भी। आप लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों से बहुत करीब से आपका सरोकार होता है। ये जो योजनाएं बनती हैं, जो जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं, खास करके अगर डिजिटल क्रांति की बात अगर हम बात करते हैं, ई क्रांति की बात करते हैं, हमारा जो बिहार है खास करके अधिकतर आबादी गाँवों में बसती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, उन तक भी ये लाभ पहुँचे और ये क्रांति पहुँचे। कहाँ तक पहुँची है? आप चूँकि नज़दीक से बहुत देखते हैं लोगों को, क्या वाकई लोगों तक पहुँच रही है ये क्रांति? देखिए रम्या जी, भारत की आबादी अगर हम देखें तो अभी 130 करोड़ है जी। और अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में आए तो 13 करोड़ क्रॉस कर चुका है। हालांकि विधिवत आंकड़ा अभी आना बाकी है। तो 13 करोड़ की आबादी अगर देश के स्तर पर भी देखें तो 130 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। तो उसके लिए जिस तरह का एक फ्रेमवर्क नेटवर्क चाहिए, वो मतलब कर्मचारियों और स्टाफ बढ़ा करके नहीं हो सकता है, लेकिन डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से एक साथ जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके ज़रिए लोगों तक अपनी सुविधाओं को, तमाम चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। अब आप देखिए कि हमको याद है कि मैं पत्रकारिता के दौरान जब सरकारी दफ्तरों में जाता था तो वहाँ पर लाल पोटली में अनगिनत हज़ारों फाइलों की पोटली उस तरह के बांध करके रखी रहती थी, और किसी आदमी को किसी फाइल की ज़रूरत होती थी तो अधिकारी या कर्मचारी उसको निकालने में काफ़ी परेशानी होती थी, बल्कि उसके लिए कुछ अलग शुल्क मांगते थे कि कैसे निकालें, इतना कम समय है, इसमें 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। आज जबकि सारी चीज़ें कंप्यूटर पर हैं, ऑनलाइन है, एक क्लिक पर आप उसका एक नंबर मारिए और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो ये एक बहुत, आप एक तरह से कहें तो अभी देश जो है डिजिटल आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। क्रांति आंदोलन ये जो है डिजिटली, ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हो पा रही हैं। देखिए डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल साक्षरता, ये सब जो, इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को, यानी कि समाज को जो है वो डिजिटली सशक्त बनाना। उसके कई फ़ायदे हैं, उस पर भी हम लोग अभी बात भी कर रहे हैं। और दूसरा कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। तो डिजिटल जो है, डिजिटली अब जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को अभी देखिए, आपको शिकायत करना है, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सरकार से कोई दिक्कत आ रही है, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो एक समय था कि जब आप जाते थे और दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे। अब एक पोर्टल बना हुआ है हर विभाग का, हर संबंधित विभाग का, आप अपनी शिकायत उस पर डाल दीजिए, वहाँ तक पहुँच जाएगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पता भी चलता रहता है कि इसमें अपडेट क्या हो रहे हैं। आपको दफ्तरों के चक्कर कम हो गए, आपको जाना कम पड़ता है। आपको जो भी फीडबैक होता है आप अपना उस पर दे दीजिए कि हाँ अब ये सही है, ये गलत है, आपको तमाम तरह की जानकारी मिलती रहती है। आप देखिए कि एक आप जाइए अगर बाज़ार में तो एक खोमचे वाला, एक हॉकर जो है, एक ठेले पर मैं UPI के वो देखता हूँ, क्विक स्कैन वाला इक्विपमेंट। तो किसी को मान लीजिए कि कल को अगर आता था कि आपको 33 रुपये किसी को देने हैं, खुदरा नहीं है, बहुत दिक्कत आती थी। ऑटो में जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं, आपके पास, मैं थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाकर के इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ कि लोगों को कैसे इसका फ़ायदा मिल रहा है। आज है कि आप जो है 11 रुपये है, 8 रुपये है, 5 रुपये है, आप डिजिटली आप एक कप चाय पीजिए और उसको पेमेंट कर दीजिए। आपको खुदरा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एक्सेसिबल इतना है कि उनके पास चला गया और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है अब हो गया। तो ये जो एक UPI हो गया, शिकायत निवारण के साधन हो गए। इसी तरह से मान लीजिए कि छात्रों को फॉर्म भरना है, तो कल को जब हम लोग देखते थे कि लाइन लगी रहती थी काउंटर पर छात्रों की, कि हमको मतलब, और उसमें काफ़ी समय लगता था, एक एक छात्र को कई बार घंटों लग जाते थे। अब एक एक्सेस दे दिया गया है पोर्टल पर उसके कॉलेज के, आप उस पर जाइए और अपना पेमेंट भी आप उसी तरह से कर दीजिए। नेफ्ट से या किसी जरिए से आप उस पर पेमेंट भी कर दीजिए। आपको लाइन में जाने की, ड्राफ्ट बनवाने की, आप वो दौर याद कीजिए। जब ड्राफ्ट बनवाने जाते थे लोग घंटों लाइन में लगते थे, फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगते थे। अब है कि आपको सीधे उस पर अपना मिल जाता है। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसे जो है आपको UPI के माध्यम से या आप अपना नेफ्ट के माध्यम से आप इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कई तरह के जो ये फ़ायदे आए हैं वो मतलब डिजिटल क्रांति का ही एक ये है, संकेत है। और आप देख लीजिए कि एक नरेंद्र मोदी
ये जब प्रधानमंत्री बने उसके लगभग एक साल के बाद 1 जुलाई 15 को ये योजना दोनों आपकी लागू हुई थी। डिजिटल इंडिया का बजट जो है 1,13,000 करोड़ के लगभग का है और उसका लक्ष्य यही है कि वर्ष 2047 तक पूरे देश को एक विकसित भारत के रूप में तब्दील करना है। जी, देश को एक विकसित भारत के रूप में तब्दील करना है। हम विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हर कुछ डिजिटलाइज हो गया है। आपको बैंक से पैसे निकालने हो, खरीदारी करने हो, फॉर्म भरने हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, हर कुछ डिजिटलाइज होते जा रहा है। लेकिन सुबोध जी, आज भी गांव में एक बड़ी आबादी है या शहरों में भी बहुत बड़ी आबादी है जो डिजिटल क्रांति से जुड़ नहीं पाई है, जो विकास के इस मार्ग से अभी भी कहीं पीछे रह गई है। क्या चुनौतियां आपको लगती हैं इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल क्रांति जो आया है, ई क्रांति जिसको कह सकते हैं, जी बिल्कुल, वो सुदूर गांव तक चला गया है। अब सरकार की जो योजना है 14 की बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सभी पंचायतों में सीएसपी काउंटर का निर्माण किया गया। सीएसपी काउंटर हर जगह हो गया और शायद आपको जानकारी भी होगा, पूरे देश को भी जानकारी है कि आज के दिन में 86% आबादी एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़र हो गया है। और एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र होने में ये बहुत बड़ी क्रांति आई है देश में कि हर एंड्रॉयड पे, जो भाई साहब ने बताया कि एक पोर्टल आ गया है, वो पोर्टल को डाउनलोड करके अपना काम आसानी से कर रहा है। और सबसे बड़ा क्रांति अगर आई है तो शिक्षा के क्षेत्र में ई डिजिटलाइजेशन से सबसे बड़ा क्षेत्र आया। आज सुदूर में गांव में बैठा हुआ भी विद्यार्थी जो है, जो पहले शहर की ओर आता था कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आजकल जो नया परिवर्तन आया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो ई कॉमर्स और ई शिक्षा नीति, उसमें आप देखे होंगे कि हर लोग उस पोर्टल से खरीद करके घर बैठे उस सुदूर गांव में बैठे हुए अपनी प्रतियोगिता की तैयारी ई कॉमर्स और ई क्रांति के कारण वो कर पाता है। उसका खर्च भी बच रहा है और शहरों में आने से जो उनके परिवार के ऊपर आर्थिक जो खर्च बढ़ता था उसमें भी बचत हो रहा है। ऐसे हमारे पास अनेकों उदाहरण है कि ई क्रांति के बाद से सुदूर गांव में बैठा भी जो विद्यार्थी है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो भी अपने आप को पटना में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए जो विद्यार्थी है उसके इक्विवेलेंट ई क्रांति के कारण वो उनके प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा, आप कह रहे हैं गांव की बात, आज गांव के किसान जो समृद्ध हो रहा है ये ई क्रांति के कारण ही हो रहा है। वो अपनी जो बाजार भाव है, अपने जो उत्पादन किया हुआ खेत से जो उत्पादन किया उसका बाजार भाव पूरे विश्व में देख पा रहा है। वो जो बार बार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है किसान की आमदनी दुगना करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच बनी 2014 के बाद सरकार की, उसका भी वो लाभ आम किसान अपने पोर्टल के माध्यम से ले रहा है। और खेती के युग में जो क्रांति आई है कि सॉइल टेस्ट का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हुआ, उसमें अपने जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, वो उस पोर्टल के ई क्रांति के पोर्टल के माध्यम से किसानों को ट्रेंड करने का काम कर रहा है। और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है कि हम इस क्षेत्र में कौन सा फसल लगाएं जिसके कारण बाजार मिले, बाजार का भाव आज ई क्रांति के कारण किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है, विद्यार्थियों को भी फ़ायदा मिल रहा है। ये बहुत बड़ा एक विकसित भारत का एक बहुत बड़ा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया, इसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था रूरल एरिया में, जो अपना प्रखंड है ब्लॉक लेवल पे जी, आज जो सरकार का जो माध्यम था, आज डिजिटल क्रांति के कारण जो ब्लॉक से जो लाभ मिलता था आम जनता को सुदूर गांव में बैठा हुआ, वो डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। ये सबसे बड़ा अगर कोई कार्य हुआ है ये 14 के बाद से जो सरकारें चल रही है ई क्रांति के कारण ही हुआ है। और इसका लाभ आम जनमानस में बृहत रूप से मिल रहा है और डायरेक्ट मिल रहा है। बिचौलिया का जो स्थिति थी, किसानों के बीच में भी जो बिचौलिया था, शिक्षा के बीच में बिचौलिया था,
ब्लॉक और जनता के बीच में जो बिचौलिया का जो काम था, उनका जो कट था, ये ई क्रांति के कारण लगाम लगा है। हमने पहले भी आपको कहा कि उसको जाम कर दिया गया। आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले काम किया जनधन खाता खुलवाने का, आम जनमानस को जो बैंक तक नहीं जा पाते थे, लेकिन जनधन खाता खुलवाया गया, आधार से उसको लिंक किया गया और मनी ट्रांसफर की जो सिस्टम बनी, इससे सरकार की योजना ई क्रांति के माध्यम से डायरेक्ट आम जनमानस को मिल रहा है। बिचौलिया समाप्त हो गया, कमीशन समाप्त हो गया। ये ई क्रांति का भी सबसे बड़ा योगदान रहा और पूरा विश्व आज भारत के जो ई क्रांति है, डिजिटलाइजेशन को इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इससे पूरा विश्व के जो देश में हैं वो अचंभित हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि ऐसे भारत जैसा हम भी करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। भारत इस दिशा में और भी आगे बढ़ेगा आने वाला समय में, ऐसी मेरी अपनी अपेक्षा है। जी, हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं कि ये हम और अच्छे से इसमें आगे बढ़ें। मौलाना जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी आपसे, जब मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो आपने एक चर्चा की कि एक बजट बना था। हर कार्यक्रम के पीछे, हर योजना के पीछे एक बजट बनता है और इस बजट का उपयोग अलग अलग चीज़ों में होगा। जो ई क्रांति की जो शिक्षा है, साक्षरता है ई क्रांति को लेकर, ताकि लोग कंप्यूटर समझें, वाईफाई को समझें, इसको लेकर, साक्षरता को लेकर क्या क्या किया जा रहा है और क्या प्रावधान है? देखिए, पहले तो आपने जो सवाल किया था इससे पहले चुनौतियों को लेकर जी, तो ये बजट तो है 1,13,000 करोड़ का भी बजट है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उनके लिए अलग अलग राशि का प्रावधान किया गया है। तो चुनौतियां जो हैं, ये ठीक है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो डीबीटी का जो स्कीम है, उससे बिचौलियों की, भ्रष्टाचारियों की भूमिका कम हुई है। लेकिन अभी जो चुनौतियों में जो है सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा इंटरनेट एक्सेस गाँव में और शहरों में अभी उसमें बहुत अंतर है। गांव में जितना अच्छा इंटरनेट एक्सेस है उतना शहरों में अभी नहीं है। वो जब आप ऑन करते हैं तो गोल गोल चक्कर घूमता रहता है। तो सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये दूर नहीं किया जा रहा है, सरकार का इस पर भी पूरा ध्यान है, उसके लिए बजट भी है उसके लिए, लेकिन तमाम चीज़ों को, तमाम आपका जो इक्विपमेंट है उसको एनरिच करना होगा, तमाम चीज़ों को फिर से अपग्रेड करके उसकी क्षमता बढ़ानी होगी, तब जा कर के गाँव में जो है छात्रों को, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी पुअर है, जो नेटवर्क से जुड़ना चाह रहे हैं, नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अभी आप सब लोग जानते हैं कि कई तरह की इस तरह की दिक्कतें आती हैं। नेटवर्क शहरों में भी दिक्कत करते हैं, गाँव में तो और ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो एक तो वो है कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ाने की एक चुनौती है, ताकि सबको जो है एकदम सुगम सरल एक्सेस मिल सके। ठीक है। दूसरा कि जो जिस तरह से ये आया है ई क्रांति, डिजिटल क्रांति, तो उसमें जो है अवैध रूप से भी कई चीज़ों का संचालन होना शुरू हुआ है। ये एक फ़ायदा ज़रूर है कि जैसे आप गैस की बात करें या बेनिफिट की बात करें, तो पहले जो गलत लोगों के हाथों में चला जाता था वो इससे रुक गया है। गैस में भी, जो मैं एलपीजी की बात कह रहा हूँ, कि गैस सिलेंडर का जब चेक हुआ, आधार से उसको लिंक किया गया, तो पता चला कि करोड़ों लोगों का बंद हो गया, क्योंकि पहले उतने अवैध कनेक्शन जा रहे थे, लोग ले रहे थे, अपना सरकार को उसका नुकसान हो रहा था। तो ये जो है अब मतलब ये रुका है। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए कि साइबर फ्रॉड की बात कीजिए, जितना ही डिजिटल क्रांति आया है, डिजिटल सक्षमता बढ़ा रही है सरकार, डिजिटली सब सेवाओं को अपडेट कर रही है, तो उतना ही साइबर क्राइम को भी से भी निपटने की एक चुनौती सामने आ रही है। क्योंकि साइबर अपराधी कहते हैं कि तू डाल मैं पात। जी बिल्कुल। तो वो जब सरकार जितने उपाय करती है उसमें वो सेंध लगाना चाहते हैं। तो सरकार की एक कोशिश ये भी है कि ये डिजिटल फ्रॉड को हम कैसे रोकें। ये आप अक्सर सुनती होंगी कि डिजिटल अरेस्ट हो करके और पैसे उनके खाते से निकलवा लिए। अभी मैं आज ही एक स्टोरी खबर पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात आ रही थी कि डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड, इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं वो सरकार के लिए बड़े मायने रखती हैं और उनको ससमय दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। 2047 तक, जैसा मैंने आपको बताया, तो अब उस दौरान ये सारी चीज़ें दूर होंगी।
दूसरी बात यह है कि अभी हम लोगों का जो नेटवर्क एक्सेस है ज़्यादातर विदेशी जो प्रोवाइडर्स हैं उन पर आधारित है, गूगल पर है। सरकार ये भी कर रही है कि गूगल की जगह पर भारत सरकार अपना कोई ऐसा इंजन, सर्च इंजन शुरू करे तो उससे जो है कई गड़बड़ियों पर रोक लग सकती है, क्योंकि उसका सारा एक्सेस इंडिया में होगा। अभी हमारा सारा एक्सेस बाहर में है। तो जैसे अभी वही सब बात आ रही थी कि स्टारलिंक आने की बात हो रही थी कि एलन मस्क की जो कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसमें कई देशों में ये बात आई है कि उनका स्टारलिंक जो है जो सैटेलाइट से लिंक होता है तो उस पर सरकार का बहुत कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियों में हैं जो कि सरकार चाह रही है कि इन पर हम लोग काबू पा सकें। जी, यानी कि योजनाएं जो हैं डिजिटल इंडिया, इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल भी हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। मैं चूँकि हमारे पास वक्त का अभाव है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के नाम आप एक संदेश दें। सुबोध जी, पहले आपसे मैं चाहूँगी कि आप कुछ संदेश दें दर्शकों को। भाई साहब ने बताया कि डिजिटल फ्रॉड, जी, डिजिटल फ्रॉड का सबसे बड़ा जो मेरा अपना मत है, आम इतनी बड़ी आबादी है और वो आबादी लोक लुभावन योजना के कारण फंसती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें अवेयरनेस आ रहा है। भारत की आम जनमानस इसको अब समझ चुकी है। इसमें साइबर क्राइम का जो मामला आया है, सरकार भी इसके लिए चिंतित है और आम जनता भी अब इसमें कॉन्शियस हुआ है। आने वाला समय में डिजिटल फ्रॉड भी नहीं होगा, उसके लिए भी भारत सरकार और विदेशी कंपनी और भारत के अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए अपने जो वैज्ञानिक हैं या रिसर्चर हैं, इस पे काम कर रहे हैं। बहुत हद तक आम जनमानस को भी समझना होगा कि हमको कौन से लिंक को एक्सेस करना है और कौन से लिंक को एक्सेस नहीं करना है। ये समझदारी खुद व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत रूप से भी मेरा आग्रह होगा आम जनमानस में पूरे भारत से कि इस लिंक को किस लिंक को एक्सेस करना है, ये अगर हम लोग कर ले तो डिजिटल फ्रॉड स्वतः रुक जाएगा। मेरा आग्रह है कि ऐसे लिंक को हम लोग अवॉइड करें और सरकार के इस क्रांति में हम लोग साथ रहें। जी, भुलाना जी, मैं चाहूँगी कि दर्शकों के लिए एक आप संदेश आपके माध्यम से भी पहुँचे कि किस तरह से इन योजनाओं का ये लाभ उठा के और बेहतर ज़िंदगी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है रम्या जी कि लोगों को डिजिटल साक्षर बनना होगा और सरकार इसके लिए काफ़ी कोशिशें कर रही है। सारे ट्रेनिंग, पढ़ाई, शॉर्ट टर्म कोर्स फ्री में सरकार मुहैया करा रही है। बस ज़रूरत यह है कि आप उसके साथ जुड़ जाएं, उस कोर्स को करें, उन चीज़ों को समझें। अब आप देखिए कि बैंकों की तरफ से, खास करके आरबीआई की तरफ से, बीएसएनएल की तरफ से, संचार निगम की तरफ से, कई ऐसे और सरकार के विभिन्न एजेंसियों की तरफ से कई ऐसे मैसेजेज आते हैं कि आप अपना कोई भी निजी जानकारी शेयर ना करें, कोई भी गलत लिंक को क्लिक ना करें। तो ये जो है डिजिटल साक्षर बनेंगे, तमाम जानकारी रखेंगे तो ये चीज़ें स्वतः रुक जाएंगी। तो लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि हमको कौन सा साइट देखना है, कौन सा साइट नहीं देखना है। बहुत सारे ठग जो होते हैं, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, वो आपको ऐसे लुभावने या ऐसे आकर्षक योजनाएं देंगे कि आप उसमें फंस जाते हैं। जी, तो देखिए, साक्षरता होना तो ज़रूरी है, लेकिन सतर्कता होनी भी बहुत ज़रूरी है। सुबोध जी आपका, बुलाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सजग करने वाली बातें हुई हमारे कार्यक्रम में आज। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की डिजिटल इंडिया के बारे में। दो बातें मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी। एक तो डिजिटली आपको साक्षर होना है, एडवांस होना है, लेकिन साथ ही साथ सतर्कता भी बरतनी है। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप जागरूक होंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश जो है सही मायने में विकसित हो सकेगा। अगले अंक में विकसित भारत की एक ऐसी योजना को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।